Hello guys and welcome back to my channel सिर्फ IAS। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे थे हमारी ज्योग्राफी जीसी लियोन की सीरीज का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है द ओशंस। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा एक्सप्लोरिंग द ओशंस। इसके बारे में कुछ बात जानते हैं। तो देखिए 70% जो हमारा अर्थ है, आप जानते हैं उसका अर्थ सरफेस ओशन से भरा हुआ है ना। और करीब कहें अगर हम एरिया देखें तो करीब 140 मिलियन स्क्वायर माइल्स हमारे अर्थ सरफेस का जो है वो इसमें बहुत यही ओशन का पानी है। काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें ये फूड प्रोवाइड करता है ना, और हमें काफ़ी चीज़ें देता है, जैसे कि मान लीजिए फिश हो गई, मैमल्स वगैरह, और सॉल्ट हो गए, रेप्टाइल्स, कुछ दूसरे मरीन फूड स्टफ वगैरह। फिर अगर हम बात करें टाइड्स के बारे में तो देखिए टाइड्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि देखो बाबा, टाइड से ही हमें एनर्जी जनरेट करने के लिए, पावर जनरेट करने के लिए काफ़ी सहायता मिलती है, हेल्प मिलती है ना। तो कुछ ये इन्वेस्टिगेशन कुछ 1873 से 76 के बीच में शुरू हुई थी ओशंस वगैरह को लेके। पहला एक सक्सेसफुल वर्ल्ड वाइड डीप सी एक्सपीडिशन हुआ था, मतलब लोग निकले थे देखने के लिए कि कैसे कहाँ क्या है क्या नहीं है। अच्छा, एक टर्म है ओशन से रिलेटेड काफी फेमस है, वो है ओशनोग्राफी। तो ओशनोग्राफी क्या होती है? एक साइंस होती है। साइंस ऑफ ओशंस हैज बिकम सच एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। काफी इंपॉर्टेंट ये ओशनोग्राफी बन गया है आज के सालों में। रिसर्चर्स हों चाहे जो भी हों, काफी ज़्यादा जो है रिसर्चेस करने निकलते हैं, है ना, डीप सी में निकलते हैं। कई सारे यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आजकल काफ़ी जो है वो ओशंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा फेमस जो इंटरनेशनल ओशनोग्राफिक रिसर्च सेंटर है वो है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ द सी। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कोपेनहेगन में। काफ़ी एक्सपेंसिव होता है ओशंस को इतना एक्सप्लोर करना, है ना। और पहले क्या था, पहले हम लोग इको साउंडिंग टेक्निक का यूज़ करते थे। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए सपोज करिए ये पानी ऊपर बह रहा है, ठीक है, इतने नीचे आपको पता करना है क्या नहीं है क्या है, तो हर बार आप थोड़ी ना अंदर कूद के जाओगे, है ना। कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं कि कुछ वेव्स भेजी गई, है ना, वो वेव्स जहाँ से लड़के वापस आएंगी तो पता चलेगा कितनी डेप्थ है, यहाँ पे क्या चीज़ हो सकती है क्या नहीं हो सकती है ना। तो पहले ऐसे ही इको साउंडिंग टेक्निक का यूज़ करा जाता था, बट वक्त के साथ साथ अब रेडियो वेव्स वगैरह का यूज़ करने लग गए हैं, है ना, काफ़ी डीप सी को एक्सप्लोर करने के लिए। और कैसा करंट फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है ना, इस तरीके से चीज़ें हम लोग और एक्सप्लोर करते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रिलीफ ऑफ द ओशंस के बारे में। तो देखिए ओशंस जो होते हैं ना वो काफ़ी सिमिलर आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि होता है हमारा प्यारा लैंडस्केप, है ना। मतलब जो हमारा अर्थ सरफेस है, अब हमारा जो अर्थ सरफेस कह रही हूँ मैं, मतलब लैंडफॉर्म्स वाला जो सरफेस है कॉन्टिनेंटल वाला, इसी की तरीके से आपको ओशंस में भी काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि आप देखते हो कि आपको लैंड पे वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं ना, तो ओशंस में भी आपको मिलेंगे, है ना। उसके बाद अगर आप बात करो रिजेस की, प्लेट्यू की, ये सारी चीज़ें ओशन में मिलती हैं, है ना। बस ये पानी के नीचे ही होता है, इतना डिफरेंस होता है। तो आइए एक एक करके हम इन सारे फीचर्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ को डिस्कस करेंगे। क्या होती है ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जानते हैं। तो देखिए इसे आप कह सकते हो कॉन्टिनेंट का वो पार्ट जो सी की तरफ एक्सटेंड कर गया हो, है ना। मतलब देख रहे हैं आप, ये लैंड है, ठीक है, और ये कॉन्टिनेंट शेल्फ है। तो आप देख रहे हो बस बहुत कोई नीचे डूब के ऐसा नहीं है, ऊपर ही है, पास में ही है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि पहले ये कॉन्टिनेंट का ही पार्ट हुआ करता था, है ना। तभी ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ कह रहे हैं, ये था पहले लैंड का ही फॉर्म इस तरह का। लेकिन चूंकि सी लेवल राइज हुआ, आइस एज में जानते हैं आप, धीमे धीमे चीजें पिघलना शुरू हो गई, है ना। जो बर्फ पिघली तो सी लेवल काफी ऊपर बढ़ा, और ऊपर बढ़ा तो इसने इस एरिया को कवर कर लिया, समझ रहे हो आप। तो एरिया से आप देख के अंदाजा लगा सकते हो कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो पहले ही पार्ट था कुछ लैंडफॉर्म का, और वो धीमे धीमे ये पानी में डूबता चला गया। तो काफी कभी वाइड हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कैसा एरिया है कैसा नहीं है। क्लियर है। तो अब आगे कुछ बताऊं तो जैसे कि मान लीजिए कि आपका एक्सटेंशन इसका डिपेंड करता है। कुछ प्लेसेस जहाँ पे कोस्ट जो है वो एक्सट्रीमली माउंटेनियस है ना, जैसे आपका मान लीजिए रॉकी माउंटेन या आपका एंडियन कोस्ट वगैरह। तो इन सारी जगह पे क्या होता है कि ना कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होती है वो इंटायरली एब्सेंट होती है, अब आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी।
है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसा कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो पार्ट है कॉन्टिनेंट का जो कि सबमर्ज हो गया है, डूब गया है क्योंकि सी लेवल राइज हुआ है। आप देख सकते हो यही इतना पास ही में तो है लैंड के। क्लियर है। अब हम आगे थोड़ा बात करेंगे और यहाँ पे हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में कुछ चीजें जानेंगे कि काफी जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस की किस वजह से है ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो देखिए सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस इस वजह से बढ़ती है कि इसके शैलोनेस है ना, उथला पानी है यहाँ पे, ठीक है, बहुत गहराई नहीं है। तो इसमें क्या होता क्या है कि सनलाइट यहाँ पे पड़ती है। अब सनलाइट पड़ेगी तो यहाँ पे जो भी प्लांट वगैरह है वो यहाँ पे और उगेंगे और उगने में इनको काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप जानते हो कि सनलाइट आएगी तो भाई फोटोसिंथेसिस होगी। तो ये काफी रिच होते हैं प्लैंक्टॉन्स में, जिसपे हजारों लाखों करोड़ों जो जानवर हैं ना, जो आपके सरफेस और बॉटम फीडिंग फिशेस होती हैं वो इस पे डिपेंड करती हैं, फिशेस खाती हैं इन सब खाने को। तो इसलिए काफी जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाले जो एरिया हैं काफी रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड है पूरे वर्ल्ड में, है ना। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताऊं तो ग्रेट बैंक्स न्यू फाउंड लैंड के, है ना, आपका नॉर्थ सी, सुंदा शेल्फ। दूसरी इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि यहाँ पे लिमिटेड डेप्थ है। आप जानते हो बहुत गहरा तो है नहीं, दिख रहा है आपको, है ना, काफी जेंटल स्लोप है इसकी। तो इससे क्या होता है, कोल्ड जो है ये कीप आउट रखती है कोल्ड को अंडर करेंट्स एंड इंक्रीज करती है हाइट टाइड्स के। यहाँ पे क्या हुआ, टाइड्स की हाइट बढ़ी, ठीक है। टाइड्स की हाइट जब बढ़ती है तो इसमें फायदा क्या होता है, आपने देखा होगा कि अभी एक मूवी भी आई थी एक, अगर आपने देखी हो तो, ये भूत मूवी आई थी जो अभी, तो उसमें क्या था कि भाई वो शिप आके कोस्ट पे रुक जाती है तो वो लोग वेट करते हैं कि इस दिन हाई टाइड आएगी तो उस दिन हम यहाँ से शिप को हटा पाएंगे। तो यही फायदा होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ में, यहाँ पे टाइड्स की जो है वो काफी हाइट इंक्रीज हो जाती है। तो कभी कभी ये जो शिपिंग वगैरह है इसमें काफी हेल्प रहता है ना। शिप वहीं जाती है जहाँ पे ज्यादा मतलब जो है टाइड्स वगैरह होते हैं। तो मतलब सी पोर्ट जैसे कि आपका साउथहैम्पटन वगैरह, लंदन में, हैम्बर्ग में, रॉटरडम, है ना, तो हांगकांग वगैरह, सिंगापुर वगैरह, ऐसे ही कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे इसीलिए इन सारे पोर्ट्स को बनाया गया है क्योंकि यहाँ पे शिपिंग आराम से हो सकती है। क्लियर है। तो हमने यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ को अच्छे से डिस्कस करा। दूसरा हम बात करना चाहेंगे कॉन्टिनेंटल स्लोप के बारे में। तो आप इस इमेज में देख सकते हो कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या होती है। तो देखिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ के एज पे आप ये देख रहे हो, ये है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और ये देखिए इसके कोने पे एकदम एज पे क्या होता है, यहाँ पे एक एब्रप्ट चेंज होता है, चेंज होता है इसके ग्रेडियंट में करीब 1 से लेके 20 सॉरी अबाउट 1 in 20, 20 में से एक जगह ऐसा होता है जब चेंज होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ आप ये देखिए शेल्फ जैसा फॉर्म हो जाता है, ठीक है, सॉरी कॉन्टिनेंटल स्लोप जैसा फॉर्म हो जाता है ना। और मतलब से समझिएगा, मुंह से मेरे निकल गया कॉन्टिनेंटल शेल्फ, सॉरी। देखिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होती है ना, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के एज पे देखिए इस किनारे पे क्या होता है, यहाँ पे एक एब्रप्ट चेंज आपको देखने को मिलेगा, एक अजीब सा एक अलग सा चेंज दिखेगा ग्रेडियंट्स में आके, है ना, जिस बनावट है यहाँ के जो मटेरियल है ना, ये 20 में से एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ में आपको देखने को मिलेगा और ये ही हम लोग कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलते हैं। अब दूसरी बात, तीसरी बात करते हैं तो डीप सी प्लेन। डीप सी प्लेन क्या होती है, डीप सी प्लेन। तीसरा क्या है, डीप सी प्लेन। तो देखिए ये एक ऐसा अंडुलेटिंग प्लेन है जिसमें आपका 2 से 3 माइल्स की होती है सी लेवल के नीचे, है ना, सी लेवल के नीचे आपको ये डीप सी प्लेन मिलेगी एकदम, और ये 2/3 ओशन फ्लोर का कवर करती है। समझ रहे, 2/3 हिस्सा जो है वो ओशन फ्लोर का ये कवर कर लेती है, जिसे हम लोग अबाइसल प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अबाइसल, ABSSAL, है ना, अबाइसल प्लेन बोलते हैं। ये एक बार पहले क्या होता था कि इसमें कोई फीचर नहीं था, है ना, ऐसा मानते थे कि इसमें कोई फीचर नहीं है ना, कुछ नहीं है, फीचरलेस है, बस एक प्लेन पड़ी हुई है। बट अभी के जो डिवाइसेस हैं वो बात कहते हैं, अभी जब और एक्सप्लोर करा गया ओशन को तो पता चला कि जो अबाइसल प्लेन है ना, ये अबाइसल प्लेन इज फार फ्रॉम बीइंग लेवल, मतलब इट इज एक्सटेंसिव सबमरीन प्लैटिक्स। यहाँ पे क्या है, आपको सबमरीन प्लैटिक्स दिखेंगे ना, प्लैटीज मतलब प्लैट्यूज वगैरह, रिजेस आपको दिखेंगी यहाँ पे आपको, है ना, ये आप देख सकते हो, ये अबाइसल प्लेन की यहाँ पे इमेज है ना, बहुत ज्यादा क्लियर रहता है इमेज से। ये देखिए अबाइसल प्लेन, ठीक है। तो ऐसे मतलब प्लेन एरिया था, मगर ऐसा आप कहते हैं कि काफी चीजें यहाँ पे अब देखने को मिलती हैं, है ना। इसमें ट्रेंचेस, बेसिन्स, ओशनिक आइलैंड्स वगैरह, है ना, जो आपके दैट राइज अबव द सी लेवल इज द मिड्स ऑफ द ओशन, जैसे कि आपका अजोर्स, एसेंशन आइलैंड वगैरह। तो ये आपने देखा अबाइसल प्लेन, आप इमेज अपने दिमाग में बना लो, इमेज काफी ज्यादा दिमाग में रह जाती है। उसके बाद जो चौथी बात है वो है ओशन डीप्स के बारे में। तो ओशन डीप्स क्या होते हैं उस बारे में जानेंगे। तो देखिए ये एक काफी लंबे, है ना, काफी लॉन्ग, काफी नैरो
और ट्रेंचेस होती हैं, है ना, काफ़ी लॉन्ग काफ़ी नैरो। ये देखिए ट्रेंच देख रहे हैं आप यहाँ पे, है ना, काफ़ी लॉन्ग काफ़ी नैरो ट्रेंचेस होती हैं, है ना, जो आपको निकलती हुई बाहर की तरफ फोर्सफुली रहती हैं। द ग्रेट ओशन डीप्स, इनकी डेप्थ करीब देख रहे हैं आप, काफ़ी गहरी होती है, 5000 फैंटम, कहते हैं तो 30,000 फीट, 30,000 फीट तक के लिए गहरी हो सकती है ना। और सबसे ज़्यादा जो डीपेस्ट ट्रेंच है वो क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैरी टू आवर एक्सपेक्टेशन मोस्ट ऑफ द डीपेस्ट ट्रेंचेस आर नॉट लोकेटेड इन द मिड्स ऑफ द ओशंस, दे आर मोर ऑफन फाउंड क्लोज टू द कॉन्टिनेंट। आप समझ रहे हो, बीच में ओशन के आपके नहीं मिलती है सबसे जो गहरी गहरी ट्रेंचेस होती हैं, ज़्यादातर ये कॉन्टिनेंट्स के पास ही मिलेंगी, है ना। पर्टिकुलरली अगर आप कहो तो पैसिफिक ओशन, जहाँ पे कई सारे डीप ट्रेंचेस आपको देखने को मिलेंगी, पाई गई हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा जानी मानी डीप ओशन ट्रेंच है ना, काफी फेमस है ना। अगर आपने बचपन से ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपको याद भी आ जाएगा, उसे कहते हैं मैरियाना ट्रेंच, जो आपका गुआम आइलैंड के पास पड़ती है। मैरियाना ट्रेंच है ना, ग्रेटेस्ट नोन अभी तक की ट्रेंच है, और ये करीब 36,000 फीट की गहराई में है ना। तो आप देख रहे हैं ट्रेंचेस कितनी हो गई, और हाईएस्ट माउंटेन से भी नीचे हो गई, कितनी ज्यादा हो गई। हाईएस्ट पीक देखें तो अगर हम माउंट एवरेस्ट की पीक अगर आपको पता हो तो कितनी होती है, 29,028 ना, 29,028 फीट होता है खाली। अगर हम मैरियाना ट्रेंच देख लें तो 36,000 की है, तो कितनी गहरी हो गई, है ना। तो ये वाला हमने यहाँ पे बात करी ट्रेंचेस वाले की। अब देखिए ओशनिक डिपॉजिट्स ऑफ द ओशन फ्लोर, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे, ओशनिक डिपॉजिट्स ऑफ द ओशन फ्लोर। तो देखिए मटेरियल्स वगैरह, जो भी मटेरियल्स वगैरह जो भी बह बह के आते हैं अर्थ से, जो टूटते हैं, छोटे छोटे होते हैं, है ना, जो कि डिपॉजिट नहीं होते बाय द रिवर्स या फिर कोस्ट, ये इवेंचुअली क्या होता है कि ओशन फ्लोर में ड्रॉप हो जाते हैं। ओशन फ्लोर के बह के आए और मान लीजिए कोने में नहीं डिपॉजिट हुए, तो ओशन के फ्लोर में ऐसे करके यहाँ पे ये गिर गए, ठीक। अब क्या हुआ कि जो डोमिनेंट प्रोसेस है, ये ओशन फ्लोर में चले जाते हैं, काफी ये स्लो होता है मतलब कि यहाँ पे जो ओशन के फ्लोर में जो छोटे छोटे टुकड़े जा रहे हैं, सेडिमेंटेशन हो रहा है, ये काफी धीमे धीमे होता है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है ना, बहुत ही धीमे धीमे ही अंदर जाएंगे ओशन के। हमने क्या पढ़ा है सारा टाइम, तो ये पढ़ा है ना कि रिवर जो भी सेडिमेंट लेकर आती है वो किनारे किनारे जो है बना लेती है, डेल्टा फॉर्म हो जाता है, कभी कभी अपना कोर्स चेंज कर देती है, कभी कभी रास्ते में गिरा देती है ना। तो अब ओशन के फ्लोर में बहुत धीमे धीमे जा पाते हैं, लेकिन जाते हैं ये जो नहीं हो पाता है वो धीमे धीमे फिल्टर हो जाता है, रिसेटल करते हैं, लेयर बनती जाती है ओशन के फ्लोर में, जैसे रिवर में बनती है ऐसे यहाँ पे ओशंस के फ्लोर में भी लेयर्स बनती जाती हैं, है ना। जो ये थिकनेस होती है, जो चौड़ाई है, जो मोटाई है ये सेडिमेंट्स की, ये अभी भी हमें नहीं पता कितनी है। ये मैंने फिर से बताया आपको, ये ओशंस को एक्सप्लोर करना काफी मुश्किल काम है। ये इसका जो रेट है इकट्ठा होने का, एक्यूमुलेट होने का, ये अनसर्टेन है, कुछ पता नहीं है कि किस रेट से यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, है ना। तो अगर हम जनरली कुछ बात बताएं तो हम ओशनिक डिपॉजिट को कुछ क्लासिफाई कर सकते हैं। सारे ओशनिक डिपॉजिट को या तो फिर वो मड्स होंगे, है ना, MUDS, ठीक है, क्या होगा, या तो फिर मड्स होंगे, या तो फिर वो क्या कहते हैं आपका ऊजोज होंगे, OOZES ऊजज होंगे, और या फिर आपका क्लेज होंगी, है ना। ऊजेस को ही क्ले बोलते हैं एक्चुअली में, है ना। ऊजेस या फिर क्ले होंगे या तो फिर मड्स होंगे, तो दो में से एक चीज होती है ना। तो अब अगर मैं तीनों ही आपको बताऊं, है ना, आपका चलिए मतलब तीनों ही अलग अलग लेते हैं यार, मड्स, ऊजेस और क्लेस, एक एक करके आपको एक्सप्लेन करते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है ना। तो देखिए मड्स क्या है, MUDS मड्स क्या है। मड जानते हैं मिट्टी, ये एक टेरिजीनियस डिपॉजिट्स है ना। ये क्योंकि ये आपका लैंड से निकल के आता है, मेनली आपका ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर डिपॉजिट होता है। तो मड्स को आप ब्लू, ग्रीन या रेड मड्स भी कह सकते हो, उनकी कलर डिपेंड करता है क्या इसमें केमिकल कंटेंट पड़ा है। हम जानते हैं ना कि जो रेड वाला है इसमें जो है आयरन ज्यादा है ना। तो मतलब ऐसी अब हमने हमेशा पढ़ा कि सॉइल के जैसा कलर मैच करता है ना, कि जैसे सॉइल ब्लैक सॉइल है तो उसमें क्या होगा, है ना, रेड सॉइल है तो उसमें क्या होगा। तो केमिकल कंटेंट के हिसाब से ये मड्स भी डिवाइडेड होती हैं, इनका कलर अलग अलग होता है ना। ये इनका कलर ब्लू भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे होता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं आपका ये वगैरह जो है लैंड वगैरह से डिराइव होती हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो मैंने आपको बताया उसी के पास से निकल के आती है। अब दूसरा जो है वो ऊजेस है, OOZEZ। तो इसमें क्या होता है, ये एक ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पिलाजिक डिपॉजिट होते हैं, है ना। ये आपका निकल के आते हैं ओशन से निकल के आते हैं, ये बने होते हैं शेली से, स्केलेटल से। देखो जो मरीन एनिमल्स होते हैं ना, मरीन एनिमल्स के ऊपर का जो कवरिंग होती है उसके जो जब वो मर जाते हैं मरीन एनिमल्स, तो जो उनका स्केलेटन होता है
माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, है ना। तो उसमें क्या होता है, उसमें कैल्शियम वगैरह होता है, कैलकेरियस और आपका सीरियस पार्ट्स होते हैं उसके, वो इकट्ठा होने लग जाते हैं, जैसे सेडिमेंट्स के, जैसे लाइमस्टोन वगैरह जिससे बनता है ना। तो ओजेस काफी फाइन फ्लोर लाइक टेक्सचर होगा, या तो फिर आपका इकट्ठा मिलेगा या तो फिर ये फ्लोट करता हुआ मिलेगा। तीसरा मैंने आपको बताया, तीसरा हुआ आपका क्ले। क्ले का मतलब समझते हैं आप, क्ले क्या होती है, ठीक है। ये आपको मिलनी रेड क्ले के तौर पे मिलेगी, है ना। और कहाँ मिलती है, काफी डीपर पार्ट्स में मिलती है, ओशन की काफी गहराई में मिलती है उनके बेसिन में, है ना। काफी ज्यादा आपको पैसिफिक ओशन में देखने को मिलेगी। और रेड क्ले माना जाता है कि इकट्ठा हुई है वॉल्केनिक डस्ट से, जो कि वॉल्केनोज, जो वॉल्केनिक इरप्शन के टाइम पे वॉल्केनो फटे होंगे, है ना। तो रेड क्ले जो है वो उससे इकट्ठा हुई है, समझ रहे हैं, लाल रंग की। तो हमने तीनों ही डिस्कस कर दिए यहाँ पे। एक हमारा हो गया मड, दूसरा हो गया ओजस, और तीसरा हो गया क्लेस। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे सैलिनिटी ऑफ द ओशन, ठीक है। जो नमकीन होता है ओशन का पानी, उसके बारे में कुछ चीजें जानेंगे यहाँ पे। तो आप जानते हैं कि हालांकि हर एक जाना माना केमिकल एलिमेंट ये आपको मिलेगा ओशन में, है ना। और जैसे कि जो भी सैलिनिटी का फीचर रखते हैं एलिमेंट, वो आपको ओशन फ्लोर में जरूर से जरूर मिलेंगे, है ना, जिनके अंदर भी आपको नमकीन या सैलिनिटी की चीजें मिलती हैं, है ना। और सारे ही जानते हो आप, सारी सी वाटर में बहुत ज्यादा मात्रा में मिनरल भी होते हैं, है ना, जिसमें सोडियम क्लोराइड मतलब आपका NaCl, नमक, नमक की मात्रा बहुत होती है। या आप कह सकते हो काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के साथ आपको नमक मिलेगा, है ना। करीब 77% अगर कहें तो कॉमन सॉल्ट ही सिर्फ होता है ना। कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है इसमें आपका मैग्नीशियम, आपको कैल्शियम, पोटेशियम, है ना, काफी कुछ ऐसे मिल जाएंगे। अब देखिए, अपने फ्री मूवमेंट की वजह से, ओशन वाटर का जो फ्री मूवमेंट है उस वजह से, है ना, कि आजादी से चलता है, आराम से चलता है, कोई रोक टोक तो है नहीं चलने के लिए। तो जो प्रपोर्शन है डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट का, वो कांस्टेंट रहता है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि एक जगह पे इकट्ठा है पानी बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे बहुत सॉल्ट हो गया। तो आप देखते हो ओशन का पानी तो चलता रहता है ना, तो इससे चलता रहेगा तो पूरे ही में ही एक जैसा ही सॉल्ट की मात्रा देखने को मिलती है। बट जो सॉल्ट सोल्यूशन का कंसंट्रेशन है ओशन में, है ना, ये आप कह सकते हो वेरी कर सकता है ना, कि मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा नमकीन है ना, ये यहाँ पे थोड़ा कम नमकीन है, लेकिन नमकीन तो हर जगह पे है ना। बस इतना आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसे हम लोग सैलिनिटी बोलते हैं। सैलिनिटी समझ गए, सॉल्टनेस ऑफ वाटर। इसे कैसे देखते हैं कि मतलब पार्ट्स ऑफ वाटर पर 1000 वेरिएशन, है ना, कि मतलब अगर हम देखें कि कितने पार्ट्स ऑफ वाटर है, अगर हम 1000 पार्ट में देखें तो कितने पार्ट्स ऑफ सॉल्ट है इसके अंदर, है ना। तो ऐसे हम देखेंगे एक पानी का अगर हम 1000 पार्ट लेते हैं तो उसमें कितना सॉल्ट है, कितने पार्ट, है ना। तो ऐसे हम लोग देखते हैं। अब ये कैसे देखा जाता है ना, वेरिएशन जो है ये पानी वाले, ये जो सैलिनिटी वाले, ये शो करे जाते हैं द सैलिनिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स बाय आइसोहेलाइंस, लाइंस ज्वाइनिंग प्लेसेस having an equal degree of salinity। तो isohalines, ISOHALINES। तो isohalines का मतलब क्या होता है बच्चों, कि ऐसी लाइंस जो कि यहाँ पे ज्वाइन करती हैं कि भाई कितनी कहाँ सैलिनिटी है ना, ऐसी प्लेसेस को ज्वाइन करती हैं जहाँ पे इक्वल डिग्री ऑफ सैलिनिटी होती है। जैसे मान लो यहाँ पे 35 पार्ट्स है और यहाँ पे भी 35 पार्ट्स है, तो ऐसी जो लाइंस इन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करेंगी, इन्हें हम लोग आइसोहेलेंस बोलते हैं। क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो एक बात बताओ, जनरली तो सैलिनिटी जो कि पानी की होती है ना, वो 35.2% होती है, अबाउट 35 पार्ट्स ऑफ सॉल्ट में, इन मतलब अगर कह दो 1000 पार्ट में 35 पार्ट्स पर 1000, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसी ही मोस्टली सैलिनिटी आपको देखने को मिलेगी। जहाँ पे बाल्टिक सी की अगर मैं बात करूँ, तो जहाँ पे ये डाइल्यूशन जो है फ्रेश वाटर का और मेल्टिंग आइस का सैलिनिटी हो जाती है, तो सैलिनिटी काफी कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे फ्रेश वाटर है ना, और मेल्टिंग आइस से पानी आ रहा है, तो सिर्फ 7% है ना, ओनली अबाउट 7% है। और रेड सी की बताऊं, जहां पे ज्यादा सरफेस इवेपोरेशन होता है, कम रिवर्स वगैरह फ्रेश वाटर लाती हैं, तो सैलिनिटी यहाँ पे 39% है, ज्यादा हो जाती है ना। ऐसे कुछ इनक्लोज्ड एरिया जहाँ पे ड्रेनेज वगैरह, इनलैंड ड्रेनेज होता है, जैसे कि कैस्पियन सी, मैंने आपको इनलैंड ड्रेनेज स्टार्टिंग के चैप्टर में बताया था, है ना, कि सी में मिलने से पहले ही रिवर जब जो है वो जमीन के अंदर ही जो है वो ड्रेन हो जाती है ना। तो जहाँ पे ऐसा कुछ होता है ना, तो यहाँ पे सैलिनिटी जो है वो बहुत हाई हो सकती है, 180 डिग्री तक हो सकती है ना। और डेड सीन में, जो पैलेस्टीन में डेड सी है, वहां पे सैलिनिटी करीब 250 रिकॉर्ड करी गई है
है ना। लेकिन अगर हाईएस्ट सैलिनिटी आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा नमकीन कहाँ का पानी है, तो आप जवाब दीजिएगा इसका लेक वैन है एक, VAN वैन, और लेक वैन है ये एशिया माइनर में पड़ती है। इसमें करीब 330 पार्ट सैलिनिटी के मिलेंगे, 330% जो है वो सैलिनिटी का है। ये सॉल्ट लेक है, सॉल्ट इकट्ठा हो जाता है शोर्स के पास, किनारों पे सॉल्ट मतलब नमक इकट्ठा हो जाता है। और पानी की डेंसिटी मतलब पानी का जो भारीपन है वो इतना ज्यादा है कि मतलब दैट इन लेक वैन और डेड सी इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सिंक, आप डूब ही नहीं सकते हो, इतना ज्यादा है। भाई इम्पॉसिबल चीजें हैं कि भाई देखो डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी जिस चीज की इतना ज्यादा हाई होगी, है ना, तो अगर मान लीजिए कि जो चीज तैरती है उसकी डेंसिटी कम होती है ना, जो चीज किसी चीज के ऊपर तैर रही होती है तो उसकी डेंसिटी कम होती है, जिसकी डेंसिटी भारी होती है वो डूब जाती है। तो डेड सी और ये जो सॉल्ट लेक वाली है जो मैंने आपको बताया लेक वैन, इन दोनों में इतनी ज्यादा डेंसिटी है बच्चा कि कुछ डूबेगा ही नहीं, है ना, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सिंक। तो जो स्टार्टिंग में जो स्विमर्स होते हैं ना वो इतना इजी पाते हैं इसको फ्लोट करना, कहीं पे भी बहते रहते हैं यहाँ पे, तो ऐसा होता है। अब देखिए जो वेरिएशन है सैलिनिटी के, है ना, कि कहाँ कितना नमकीन पानी है कितना नहीं है ना, कई सारी अलग अलग सीज में या ओशंस में ये कुछ फैक्टर से अफेक्ट करते हैं। जैसे कि आइए हम एक एक करके आपको समझाते हैं। रेट ऑफ इवेपोरेशन पहला है, यहाँ पॉइंट देखिए, रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो वाटर्स है ना जो कि आपका हाई प्रेशर बेल्ट्स पे है, ट्रेड विंड डेजर्ट्स के, यहाँ पे 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में, इनके पास काफी ज्यादा सैलिनिटी है, इसमें काफी ज्यादा पानी आपको दिखेगा, इन जो पानी है उसमें काफी ज्यादा नमक मिलता है, क्योंकि यहाँ पे इवेपोरेशन बहुत होता है, हाई टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर की वजह से क्या हो रहा है कि इवेपोरेशन हो गया, पानी जो है उड़ गया, तो नीचे जो छोड़ के गया वो सॉल्ट छोड़ के गया, ह्यूमिडिटी काफी कम है ना। तो जो टेम्परेट ओशंस हैं इनके पास अगर ये मैंने आपको ऊपर वाला बता दिया, जो टेम्परेट ओशंस होते हैं, है ना, इनके पास सैलिनिटी कम होती है क्योंकि इनका टेम्परेचर कम है, इवेपोरेशन कम है। तो अब भाप बन के कोई चीज अगर नहीं निकल रही है, तो पानी अगर भाप बन के नहीं उड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि नीचे जो है वो सॉल्ट ज्यादा नहीं छोड़ेगा, है ना। तो जहाँ पे हाई टेम्परेचर है तो वहां पे ऑब्वियसली पानी निकल जाएगा उड़ के, तो सॉल्ट नीचे छोड़ जाएगा, तो इसलिए सैलिनिटी ज्यादा होती है। दूसरा क्या है कि द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर एडेड बाय प्रेसिपिटेशन स्ट्रीम्स एंड आइसबर्ग्स। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है कि जब हम फ्रेश वाटर को, देखिए सैलिनिटी कैसे कम होती है, एवरेज 35% है, सैलिनिटी कम होती है एवरेज से इक्वेटोरियल वाटर्स में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत, रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है, इक्वेटर के पास क्या होता है, पानी बहुत ज्यादा आता है, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है ना। और जैसे कि ओशंस जिसमें बहुत बड़ी बड़ी रिवर जैसे कि अमेजन हो गई, कॉन्गो हो गई, गंगा हो गई, इरावदी हो गई, मैकॉन्ग ड्रेन हो गया, है ना। तो भाई इसमें क्या है कि भाई और बड़ी बड़ी रिवर्स अगर इसमें ड्रेन हो रही हैं तो ओशंस की सैलिनिटी तो ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगी, है ना। बाल्टिक, आर्टिक, एंटार्क्टिक वाटर्स वगैरह की सैलिनिटी तो कह रहे हैं 32% से भी कम है, क्योंकि वो ठंडे रीजन है, इवेपोरेशन भी नहीं हो रहा है, और यहाँ पे बढ़िया आइसबर्ग्स आ रहे हैं, आइस से पानी आ रहा है, तो जब बर्फ से पानी आएगा तो वैसे भी सैलिनिटी को कम करेगा फ्रेश वाटर जो होगा। समझ में आई बात? उसके तीसरा ये है कि डिग्री ऑफ वाटर मिक्सिंग बाय करंट्स। तो देखो यहाँ पे क्या है कि पूरी तरीके से ले लो या पार्शली ले लो, है ना, जो इंक्लोज्ड है सी से, जैसे कि आपका कैस्पियन सी हो गई, मेडिटेरियन सी हो गई, रेड सी हो गई, पर्शियन गल्फ हो गया। तो वाटर्स देखिए, वाटर जो है यहाँ का पानी ना फ्रीली मतलब आराम से मिक्स नहीं होता है ओशन वाटर में, है ना, नहीं ये जो है वो बह के अंदर जाता है, ओशन करेंट्स में बहता है। तो इस वजह से यहाँ पे सैलिनिटी बहुत ज्यादा हो जाती है ना। आसानी से जब पानी नहीं मिलेगा ओशन में, बह बू के इधर उधर से जा रहा है बड़ी मुश्किल से ओशन में, तो यहाँ सैलिनिटी ज्यादा हो जाती है। कह लो आपकी 35% एवरेज मैंने बताया था, यहाँ पे 37% तक हो सकता है। एरियाज जहाँ पे इनलैंड ड्रेनेज होता है मतलब ओशन से लिंक ही नहीं है तो क्या है भाई, ऑब्वियस सी बात है कि कॉन्टिन्यूस इवेपोरेशन हो रहा है ना, क्लाउडलेस मतलब बिल्कुल बादल है ही नहीं आसमान में, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, इसकी वजह से सॉल्ट वगैरह एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे शोर्स के पास, है ना। अब जो ओशन है जहाँ पे ओपन ओशंस हैं, जहाँ पे करेंटली आराम से पानी बहता है, तो यहाँ पे एवरेज 35% का होता है या उससे कम होता है। समझ रहे हैं आप? ये मतलब है कि जो एवरेज सैलिनिटी का ये नेग्लिजिबल होता है जहाँ पे फ्री मिक्सिंग ऑफ वाटर हो, है ना, सरफेस और सब सरफेस कवर में आराम से, मतलब सरफेस पे भी पानी दो जगह से आराम से मिल रहा हो, और सरफेस के नीचे जो ओशन करंट चल रहे हैं उसमें भी आराम से पानी मिल रहा हो। जब ऐसा कुछ होता है ना बच्चा, तो फिर क्या होता है कि यहाँ पे सैलिनिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है ना। तो हमने यहाँ पे ये बात करी सैलिनिटी को लेके ये देखिए आप, है ना, थोड़ा सा ये प्यारा सा एक चित्र आया है आपके सामने। आगे बात करेंगे हम यहाँ पे
टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर, क्या टेम्परेचर है ओशन वाटर का, उसको लेके कुछ बात करते हैं। तो देखिए जैसे कि हमारी जमीन है ना, हमारी लैंड मास है, उसी तरीके से ओशन का जो वाटर है, जो पानी समुद्र का होता है, उसका भी टेम्परेचर तो वेरी करता है ना। जब धूप पड़ेगी तो क्या होगा, है ना, उसका सरफेस टेम्परेचर या उसके डेप्थ में टेम्परेचर भी वहां पे भी वेरी करता है। अब देखिए जो जैसे जैसे पानी गर्म होता है ना, और ठंडा होता है ना, धीमे धीमे ठंडा होता है। अब देखो यहाँ पे सीन क्या होता है, दिन में क्या होता है, सुबह के समय जब सूरज जो है वो लैंड ब्रीज सी ब्रीज पड़ा है ना, तो जब सूरज जो है चमक रहा होता है तो लैंड जल्दी गर्म हो जाती है। और जो सी है वो देर में गर्म होती है। जब सी देर में गर्म होगी तो यहाँ सी से क्या होता है कि यहाँ से ब्रीज चलती है ना, और लैंड को ठंडा करती हैं। इसी तरह से जब रात होती है तो लैंड जल्दी ठंडी हो जाती है, लेकिन सी देर में ठंडी होती है तो फिर लैंड से ब्रीज चलती हैं और सी को ठंडा करती है ना। तो ये इस तरीके से यहाँ पे जो है कोस्टल रीजन में टेम्परेचर ऐसे ही मैनेज करा जाता है। अब देखिए वाटर गर्म होता है, धीमे लैंड जो भी मैंने आपको बताया ऐसे होता है। ये लेस देन 10 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ज़्यादातर ओपन एरियाज़ में। जनरली मैं बताऊँ तो जो मीन एनुअल टेम्परेचर होता है सरफेस वाटर का, ये डिक्रीज़ करता है अबाउट 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। इक्वेटोरियल एरिया में बता रही हूँ मैं, है ना। 55 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है लैटिट्यूड में, जिनका 45 डिग्री नॉर्थ से साउथ है ना। इतना कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब देखिए जो टेम्परेचर में कमी देखने को मिलती है लैटिट्यूड वाले एरिया में, हालाँकि कभी भी कांस्टेंट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे लगातार वार्म और कोल्ड करंट्स आया करते हैं, है ना। अब जहाँ पे करंट्स चला करेंगे, विंड या एयर मासेस प्रॉपर आया करेंगी, तो वहाँ पे क्या होगा सर, वहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है ना कि टेम्परेचर जो है वो वेरी करता रहेगा, है ना। अब देखिए अर्थ कैसा है, हमारा सॉलिड है, एक ही जगह पे अर्थ है लगा हुआ है। अब लेकिन ओशन का पानी तो जो है बह रहा है ना, इधर से उधर बह रहा है, इधर से उधर बह रहा है, तो टेम्परेचर भी वेरी करता है अलग अलग पार्ट में ओशन के। ऑब्वियस सी बात है ना। जब आप देखते हो सॉलिड अर्थ है तब भी हमारा टेम्परेचर वेरी कर रहा है, तो ओशन वाटर तो बह रहा है, वो तो अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरह से होगा। अब अगर हम नॉर्थ चले जाएं तो वहां पे तो भाई, अगर हम ऊपर देखें आर्टिक अंटार्कटिक, तो भैया बड़े ठंडे ठंडे हैं, है ना। उसके बाद हम अलग अलग देखें तो कोस्ट वार्म, जो कि वार्म करेंट्स होते हैं जैसे कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट वगैरह, इनका सरफेस टेम्परेचर और बढ़ जाता है ना। तो ऐसा है। अब देखिए जो हाईएस्ट वाटर टेम्परेचर हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, वो आपको रेड सी में मिलेंगे, जिसका टेम्परेचर पता है कितना तक है, 85 डिग्री से लेके 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के लिए नापा गया है। उसके बाद आर्टिक और एंटार्क्टिक वाटर आ जाते हैं, बड़े ठंडे ठंडे होते हैं, बढ़िया मजे देते हैं। परमानेंटली आप भाई आइस फ्रोज होगी तो क्या होगा, है ना। और जो वार्मर समर है, गर्मा गर्म जब गर्मी पड़ती है तो कुछ वहाँ पे क्या होता है कि कुछ पार्ट जो है एक आइसबर्ग का, है ना, एक बड़ी सी आइस, उसका कुछ पार्ट जो है टूटा तो उसे आइसबर्ग बोलते हैं। वो टूटता है, उसके बाद पानी से मिल जाता है जाके, तो ऑब्वियसली बात है फिर से पानी ठंडा हो जाता है ना। तो ऐसा कुछ चलता है। तो ये सारी बातें हो गई ऐसी। अच्छा ये बात बड़ी समझने वाली है कि इवन जो डीपेस्ट ओशन ट्रेंचेस हैं, मतलब मैरियाना ट्रेंच 36,000 फीट नीचे, है ना, जितने डीपेस्ट हैं, तब भी जो वाटर है कभी जमता नहीं, यहाँ पे फ्रीज नहीं होता, है ना। और ये माना गया है कि करीब 80% जो पानी है पूरे ही ओशन वाटर्स में, इसका टेम्परेचर 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है। कभी ये नहीं कि जम जाए पानी, ऐसा नहीं है ना। आगे बात करेंगे कुछ। यहाँ पे देख लीजिए कुछ डायग्राम है बढ़िया से, है ना। ये देखिए यहाँ पे इस तरह की जोन होती है, इसको ये बोलते हैं। फिर हम बात करेंगे मूवमेंट ऑफ ओशन करेंट्स, कैसे बहते हैं ओशन करेंट्स, क्या है क्या नहीं। तो देखिए ओशन करेंट्स क्या है, ये लार्ज मासेस ऑफ सरफेस वाटर हैं जो कि सर्कुलेट करा करते हैं रेगुलर पैटर्न में ओशंस के आसपास, है ना। अब देखो कैसे होते हैं कि भाई देखो यहाँ पे नीचे हमने देखा है हमारे जो क्या कहते हैं आपका एयर करंट चलते हैं, तो उसमें क्या है कि गर्म वाला जो होता है वो ऊपर आ जाता है, ठंडा वाली एयर नीचे सेटल डाउन हो जाती है, फिर ऐसे ऊपर जाती है, फिर ऊपर से ठंडी होगी, फिर नीचे आएगी। तो यही करंट चला करते हैं ना, ऐसे पानी में भी चला करते हैं, है ना। सरफेस वाटर फिर अपन नीचे गया, है ना, फिर सर्कुलेट होके ये ऊपर आया, है ना। ऐसे रेगुलर पैटर्न चला करता है ना। अब जो फ्लो करते हैं इक्वेटोरियल रीजन से, इक्वेटर के आसपास, है ना, इक्वेटोरियल रीजन पोल वर्ड्स, ये काफी हायर सरफेस टेम्परेचर होता है। भाई ऑब्वियस सी बात है कि इक्वेटोरियल जो वाटर है क्या कहते हैं वहाँ पे काफी गर्म होता है ना इक्वेटोरियल वाटर। तो अब वहां से जो है वो जब पोल की तरफ पानी जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये काफी गर्म होगा, है ना। तो काफी हायर इसका सरफेस टेम्परेचर होता है। हमने जाना है इक्वेटर में काफी गर्मी होती है, तो इस वजह से इनको हम लोग वार्म करंट्स बोलते हैं, है ना। और जो पोलर रीजन से, मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे, एक सेकेंड, ये देखिए
है ना। तो अगर हम ये वार्म करंट बोलेंगे जो यहाँ इक्वेटोरियल वाले एरिया से ऊपर जाएंगे, और अगर हम ये बात करें कि जो ऊपर से पोलर रीजन से इक्वेटोरियल की तरफ आएंगे, इनका कम सरफेस टेम्परेचर होता है, इसकी जो ऊपर का टेम्परेचर है, सरफेस टेम्परेचर है, वो कम है, इसलिए हम इनको कोल्ड करंट्स बोलते हैं। ये जो डायरेक्शन है इसको एरोस से इंडिकेट करते हैं, है ना। ये देखिए यहाँ पे वार्म है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, है ना, और उसके बाद कोल्ड वाले क्या आ रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। आप देख लीजिए एरोस से आपको दिख रहा होगा। बट क्यों ये एक ऐसा पैटर्न फॉलो करते हैं, इस बारे में जानना पसंद करेंगे, है ना। ऐसा पैटर्न क्यों फॉलो कर रहे हैं, क्यों ऊपर से नीचे आ रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, आइए इस बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो इसके कुछ रीजंस हैं। क्या रीजन है, सबसे पहले जानते हैं प्लैनेटरी विंड्स। तो देखिए जो हमारे प्लैनेट्स पे जो विंड्स बह रही होती हैं, जो हवाएं चल रही हैं इक्वेटर से ट्रॉपिक्स के बीच में, है ना, ब्लो द ट्रेड विंड्स विच मूव इक्वेटोरियल वाटर्स पोलवर्ड्स एंड वेस्टवर्ड्स एंड वार्म द ईस्टर्न कोर्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। अब क्या है, क्या अब जो हवाएं बह रही हैं वो क्या करती क्या है कि यहाँ पे देखते हैं, जो हवाएं बह रही हैं, ठीक है, अब वो क्या करती हैं कि वो बहाती हैं ट्रेड विंड्स को, है ना। ये ट्रेड विंड्स बहती हैं जो आपका इक्वेटोरियल वाटर्स को बहा के लेके जाती है। हवा चलेगी तो हवा ही से आप जानते हो वेव वगैरह भी आती है, तो बहाएगी तो है, ये हवा इतनी शांत तो बैठती नहीं है, तो वो बहा के लेके जाती है इस पानी को पोल की तरफ और वेस्ट की तरफ, और गर्म करती है ईस्टर्न कोस्ट जो कि कॉन्टिनेंट के होते हैं, है ना। जैसे कि बात करें तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो होती हैं ये आपकी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट्स से जो है मूव करती हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट्स को, है ना, और यहाँ पे मतलब जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट को और उसके डेरिवेटिव्स को, आपका फ्लोरिडा करंट हो गया, आपका गल्फ स्ट्रीम ड्रिफ्ट हो गया, ताकि सदर्न और ईस्टर्न कोर्स जो कि यूएसए के हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ इसे गर्म यहाँ पे करती हैं, है ना। ऐसी ऐसी चीजें बहती हैं। अब उसके बाद सिमिलरली साउथ ईस्ट जो ये ट्रेड विंड्स बहती हैं, है ना, साउथ में इक्वेटोरियल करंट के इस जगह पे साउथ में जब चीजें आती हैं तो ये ईस्टर्न कोर जो कि ब्राजील का है ना, ये गर्म कर देती है ब्राजील के इस वाले पार्ट को, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है। अब देखिए जो टेम्परेट लैटिट्यूड है ना, यहाँ पे वेस्टर्लीज बहती हैं, है ना। टेम्परेट लैटिट्यूड में क्या होता है कि यहाँ पे वेस्टर्लीज बहती है। हालांकि ये कम रिलायबल है, ट्रेड विंड ज्यादा है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट ट्रेड विंड ज्यादा है, लेकिन ये कम रिलायबल है। बट इनकी वजह से क्या होता है कि नॉर्थ ईस्टर्ली जो फ्लो है वाटर का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये होता है, ताकि यहाँ पे वार्म करती है गल्फ स्ट्रीम को, ड्रिवन टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप, यहाँ वाला यहाँ तक मामला ये लेके चली जाती है। और सिमिलर तरीके से वेस्टर्ली साउथ हेमिस्फीयर में भी आती हैं, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट इक्वेटर वर्ड्स पहुंचे, कि पेरुवियन करंट हो गया साउथ अफ्रीका में, है ना। अभी हम इसको और क्लियरली आपको समझाते हैं। अब प्लेनेटरी विंड जो है प्रोबेबली काफी डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है ना, काफी ज्यादा, मतलब आप कह सकते हो ज्यादा प्लेनेटरी विंड जो मैंने आपको बताई ना, ये ज्यादा डोमिनेट करती हैं ओशन करंट पे, क्योंकि भाई ये स्ट्रांग होती हैं, है ना। और जो स्ट्रांग विंड्स होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि करंट्स को और तेज करेंगी। यहाँ पे डायरेक्शन है करंट्स का जो चेंज करता है कंप्लीटली मॉनसून विंड्स के डायरेक्शन पे। तो ये एक समझ रहे हो आप, मेनली आप ये समझो यहाँ पे जो पूरा एक तरह से सार है मेरे बात ये कहने का, एक सेकेंड, मेरा ये कहने का मतलब यहाँ पे मेनली क्या है कि ये जो पहला पॉइंट है वो प्लेनेटरी विंड्स का है ना। बहुत मतलब ऐसे नहीं, मतलब ये मैंने आपको बताया कि इस तरह से वाटर जाते हैं, तो अभी ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस इतना मेनली है कि क्या क्या चीजें अफेक्ट करती हैं। तो ये प्लेनेटरी विंड्स है, पहली चीज तो ये है प्लेनेटरी विंड्स जो कि यहाँ पे अफेक्ट करती हैं ओशन करंट्स को। तो मेन चीज ये समझिएगा। दूसरा हो गया आपका टेम्परेचर। तो देखिए यहाँ पे काफी डिफरेंस है टेम्परेचर में, है ना। जो टेम्परेचर है ओशन के वाटर का, इक्वेटर के पास में जो भी पानी है ना, जो भी पानी यहाँ पे आपको इक्वेटर के पास मिलेगा, है ना, उसमें आपको ज्यादा वो मिलेगा देखने को टेम्परेचर, है ना। अगर आप कंपेयर करो उसको दूसरी जगहों से, तो वार्म वाटर काफी लाइटर होता है ना, काफी हल्का होता है। मैंने क्या बताया था कि भाई वार्म एयर अगर लाइटर है ऊपर की तरफ बढ़ती है तो ऑब्वियसली बात है वार्म वाटर भी लाइटर होता है और ऊपर की तरफ बढ़ता है, और कोल्ड वाटर डेंसर होता है, भारी होता है, तो ये नीचे बैठ जाता है ना। तो जो वार्म इक्वेटोरियल वाटर है वो धीमे धीमे सरफेस की तरफ, जैसे मैंने आपको बताया ना, वार्म वाले देखिए पानी सरफेस की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब वहां से जो ठंडा वाला पानी है नीचे की तरफ आने लग जाता है, तो इस वजह से पूरा सब कुछ मेंटेन रहता है यहाँ पे। तो टेम्परेचर का एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरा है सैलिनिटी। सैलिनिटी मतलब कितना सॉल्ट है उसमें,
तो देखिए जो सैलिनिटी है ओशन की ये भी अलग अलग है प्लेस टू प्लेस, मैंने आपको बताया। ऐसे पानी जहाँ पे सैलिनिटी बहुत ज्यादा है वो काफी भारी होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया है ना। होता है ना कि अब पिछले हम लोग सैलिनिटी पढ़ लेते तो हमें ये तो कह रहे थे जिसमें सॉल्ट ज्यादा है ना, वो जैसे कि रेड सी वगैरह, तो उसमें क्या है कि लेक वैन वगैरह, तो उसमें कोई डूबेगा ही नहीं क्योंकि वहां पे सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी भी है ना। जैसे कि मेडिटेरियन रीजन हो गया, काफ़ी डिफरेंस है सैलिनिटी में वाटर जो कि आपके ओपन अटलांटिक के हैं और जो आपका पार्शली इनक्लोज मेडिटेरियन सी के हैं, आपको दोनों में काफ़ी डिफरेंस मिलेगा। उसके बाद लास्ट रीजन ये है कि इसके का कि अर्थ रोटेशन, अर्थ का मूवमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट रीजन है मतलब ये। अब जो अर्थ का रोटेशन है इसकी वजह से भी होता क्या है कि ऑब्जेक्ट आराम से मूव करते हैं, है ना। अब जो ओशन करंट्स वगैरह हो रहे हैं राइट की तरफ कैसे जा रहे हैं, ऑब्वियस बात है अर्थ घूम रहा है इस वजह से जा रहे हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन है नॉर्थ में, मतलब जो गल्फ स्ट्रीम का सर्कुलेशन है या कैनरीज करंट जो बहते हैं वो आपका जो है वो क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे बहते हैं। और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज है ना, जैसे ब्राजीलियन करंट हो गया या विंड वेस्ट विंड ड्रिफ्ट हो गया, ये सब एंटी क्लॉकवाइज चलती है। और आखिरी एक पॉइंट यहाँ पे और है बच्चा, वो है लैंड का। लैंड का मतलब अब यहाँ आप समझ लोगे। देखिए लैंड का मास हमेशा से यहाँ पे रोकता है, डाइवर्ट करता है करंट को। जैसे कि मान लीजिए कोई टिप है सदर्न चील की, है ना, जो सदर्न जो चील है कंट्री, एक सेकेंड यहाँ पे मैं कंट्री दिखा दूं आपको, थोड़ा इजी होगा जानने में, है ना। अब ये जानते हो आप कि ये है चिली, है ना, यहाँ पे पड़ती है ये, है ना, साउथ अमेरिका में। तो अब ये जो कंट्री है यहाँ पे जिसका सदर्न टिप होता है चील का, ये डाइवर्ट करता है कुछ पार्ट वेस्ट विंड ड्रिफ्ट का नॉर्थ की तरफ एज पेरूवियन करंट है। सिमिलरली द शोल्डर ऑफ ब्राजील जो कि आपका है केप राओ रॉक्यू में, ये भी यहाँ पे डिवाइड करता है वेस्ट फ्लो इक्वेटोरियल करंट्स को एक काइनी करंट में, है ना। तो यहाँ पे ये सारा लैंड का मास बहुत इफेक्ट करता है। यहाँ पे लैंड के मास के लिए बेसिकली समझिएगा, तो ये लैंड के मास की हेल्प से यहाँ पे बहुत ज्यादा ओशन करंट जो है वो डाइवर्ट होते हैं। क्लियर हो गई बात। आगे बात करें ना, मेनली आप ये समझ लीजिएगा कि यहाँ पे सिर्फ 4 पॉइंट है, इतना मतलब ऐसे अभी इसमें कोई मैप याद करने की बहुत खास जरूरत नहीं है। प्लैनेटरी विंड्स की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, सैनिटी की वजह से, अर्थ रोटेशन की वजह से और आखिरी में लैंड की वजह से। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सर्कुलेशन ऑफ द अटलांटिक ओशन के बारे में। तो क्या है दिया है, क्या नहीं दिया है, जानते हैं। तो अब सर्कुलेशन क्या है ओशन करेंट्स का अटलांटिक ओशन में, है ना। अटलांटिक ओशन कहाँ पड़ता है भाई, अटलांटिक ओशन जानते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा अगर मैप में यहाँ पे पिछले वाले मैप की तरफ चल दें तो ये यहाँ पे इस जगह पे ये साउथ अटलांटिक है, और ये आपका नॉर्थ अटलांटिक है। जिनको नहीं पता मैं उनको बता रही हूँ, है ना, जिनको पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो हम यहाँ पे शुरू करेंगे नॉर्थ और साउथ इक्वेटोरियल करंट से, इक्वेटर में जो चलते हैं, है ना। तो जो ट्रेड विंड्स वगैरह हैं जो कॉन्स्टेंटली बहा के ले जा रही हैं दो स्ट्रीम्स को, पानी की दो स्ट्रीम्स को ईस्ट से वेस्ट की तरफ लेके जाती हैं। तो जो आपके शोल्डर्स हैं यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट ब्राजील में, है ना। अभी हम यहाँ पे एक मैप ही देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो देखिए इस तरह से कुछ यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें थोड़ा आसानी से। तो देखिए ये देखिए यहाँ पे ब्राजील है ना। तो देख रहे हैं यहाँ पे हमने आपको जैसे बताया था कि यहाँ पे चील से देखिए, ये देखिए इस तरह से ड्रिफ्ट होती हैं, ब्राजील से ड्रिफ्ट होती हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो अभी हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि जो ट्रेड विंड्स है कॉन्स्टेंटली ड्रिफ्ट कर ही रही है ना, ईस्ट से वेस्ट में। तो जो नॉर्थ ईस्ट ब्राजील है वहां पे जो लैंड मास है वो यहाँ पे स्प्लिट करता है इक्वेटोरियल करंट को दो में, एक काइनी करंट जो कि आपका फ्लो करता है अलोंग द गिनिया कोस्ट, और एक ब्राजीलियन करंट जो कि फ्लो करता है साउथवर्ड अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ ब्राजील। अब देखिए ना यहाँ पे क्या है, ये जो ईस्ट वाला हिस्सा है यहाँ पे इसने डिवाइड कर दिया, ठीक है, सब बह रहे हैं, अलग अलग हो गए यहाँ पे, है ना। तो ये यही इसका काम है, लैंड मास बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है चीजों को। अब जो आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन है ना, वहां पे जो काइनी करंट है ये फिर से ज्वाइन होता है, रीइंफोर्स होता है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट से, है ना। ये यहाँ पे चीज हुआ करते हैं, कुछ पार्ट आपका करंट का ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में चला गया, जो आपका ये देखिए अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ से देख रहे हैं एक पार्ट यहाँ पे चला गया, है ना, गल्फ ऑफ मैक्सिको की तरफ चला गया, है ना। ये देख रहे हैं, तो मतलब ये सारे का सारा बेसिकली आप समझिए डिवीजन यहाँ पे हुआ करता है ना। ये यहाँ पे भी देखिए कैलिफोर्निया, अब यहाँ पे देखिए ब्राजील है। एक मिनट, ये मैंने जो यहाँ पे पॉइंट बना दिए हैं इसका कलर भी थोड़ा चेंज कर देना चाहिए मुझे, ईजी होगा आपके लिए। तो देखिए यहाँ पे बह कर आया इक्वेटोरियल करंट, यहाँ पे बह कर आया, अब यहाँ से एक यहाँ चला गया, इस लैंड मास ने डिवाइड कर दिया, एक यहाँ चला गया,
है ना। तो अभी देखिए यहाँ पे यहीं पे चल रहा है ना अटलांटिक में, और क्या चल रही है देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि एक इक्वेटोरियल करंट यहाँ से बहकर आ रहा है, अभी यहाँ पे देखिए गल्फ स्ट्रीम हो गया, फिर यहाँ पे देखिए ये एक अटलांटिक ड्रिफ्ट हुई, फिर ये कैनरी करंट आया। तो देख रहे हैं लैंड मासेस का काफी ज्यादा रोल आपको दिख रहा है ना। बाकी जो बहुत डीप में चीजें हैं वो 11-12 की आपको उसमें मिलेंगी, और अभी मैं आपको जो समझाने की कोशिश यही कर रही हूँ कि यहाँ पे लैंड मासेस जो सर्कुलेट करते हैं वो डिफ्लेक्ट करते हैं चीजों को, है ना, वेर इट इज डिफ्लेक्टेड अंडर द कॉम्बिनेशन इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ। यहाँ पे क्या है, जो हवाएं बह रही हैं वो, ठीक है, जो विंड्स बह रही हैं वो, और अर्थ का रोटेशन, दोनों की वजह से क्या होता क्या है कि यहाँ पे करंट जो है वो कट कट के अलग तरीके से निकलने लग जाते हैं, फिर आगे जाते हैं, आगे किसी और से जुड़ जाते हैं, कहीं और से मैच करते हैं। गल्फ स्ट्रीम देखिए यहाँ पे बनाया, फिर यहाँ पे एक लैब्राडोर करंट आ रहा था, यहाँ पे फिर समझ लो आपकी काफी जो है वो ऐसे ही चला करते हैं, ये चीज मेनली होती है ना। अब जो है नॉर्थ अटलांटिक से क्या होता है, यहाँ पे 3 डायरेक्शन से निकलेंगे, ईस्टवर्ड एक ब्रिटेन के निकलेगा। देखो नॉर्थ अटलांटिक में क्या है, एक आपका ये, एक मिनट, एक यहाँ पे देखिए ब्रिटेन के पास यहाँ पे ईस्ट से निकल रहा है यहाँ पे ये करंट, है ना। उसके बाद आपका नॉर्थ निकल रहा है आर्टिक के, है ना, एक आर्टिक की तरफ नॉर्थ निकलेगा, और साउथवर्ड निकलेगा आपके आइबेरियन कोस्ट के एज अ कूल ऑफ कैनरीज करंट, है ना। तो देख लीजिए यहाँ पे सब कुछ, ये एक नीचे जा रहा है, एक इधर जा रहा है ना, एक और नीचे जा रहा है एज एन कैनरी करंट, ये देखिए यहाँ पे आपको इमेज मिल रही होगी। तो ये सारे के सारे ड्रिफ्टिंग बहुत ज़्यादा अभी ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, हम ओशन करंट्स ना जब एकदम अलग बताएंगे तो आपको हम उसमें पूरा सेपरेट कवर कर देंगे, कौन सी करंट कहाँ जा रहे हैं, कौन से करंट किससे मिल रहे हैं, है ना, कौन से करंट क्या फॉर्म करते हैं, कहाँ पे ब्रीडिंग ग्राउंड बढ़िया है कहाँ नहीं है, तो वो हम आपको ओशन करंट वाले एक लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। अभी आप इसको समझिए किस तरह से ये बहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है। तो इस रिंग ऑफ करेंट्स के अंदर ही एक एरिया है मिडिल ऑफ द अटलांटिक में, जिसमें कोई भी आपका परसेप्टिबल जो है वो परसेप्टिबल करंट नहीं मिलेगा। मतलब एक लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लोटिंग सी वीड है जो एक साथ इकट्ठा हो जाती है, और एरिया को हम लोग सरगासो सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरगासो सी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता क्या है कि यहाँ पे एक बड़े ही ज़्यादा अमाउंट में फ्लोटिंग जो सी वीड, जो सी में वीड होती है, ऊपर की जो पत्ते थी वो एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं, इसलिए हम इसको सरगासो सी बोलते हैं। अच्छा, क्लॉकवाइज सर्कुलेशन तो होता ही होता है, मैंने आपको बताया ही। इसके साथ साथ करंट जो है वो आपके नॉर्थ, मतलब क्लॉकवाइज सर्कुलेशन होता ही है करंट्स का, यहाँ पे साथ ही साथ करंट जो इंटर करते हैं नॉर्थ अटलांटिक में फ्रॉम आर्टिक रीजन्स, है ना, आर्टिक से यहाँ पे आपका नॉर्थ अटलांटिक में यहाँ पे पहुंचेंगे करंट्स, ठीक है। ये ऐसे ऐसे तो चल ही रहा था मामला। ये जो कोल्ड वाटर होते हैं, मतलब ऊपर का पानी ठंडा है ना आर्टिक वाला, तो नीचे की तरफ आएगा ही आएगा। तो जो कोल्ड वाटर्स होते हैं ये नीचे की तरफ आते हैं, कैसे आते हैं, बाय आउट फ्लोइंग पोलर विंड्स। अब ऊपर का जो पानी है वो नीचे की तरफ कैसे आ रहा है, आउट फ्लोइंग पोलर विंड्स के थ्रू आ रहा है ना। और ये जो इरमिंगर करंट है या ईस्ट ग्रीनलैंड करंट है, जो आपका आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में, ये देख रहे हैं ये है ग्रीनलैंड, ठीक है। यहाँ पे जो आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में जो बह रहे हैं ये सारे के सारे जो करंट हैं, ये कोल्ड करंट्स हैं जो आइसलैंड और ईस्ट ग्रीनलैंड के बीच में बह रहे हैं। ये आपका ठंडा करते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट को एट द पॉइंट ऑफ कन्वेंशंस। ये जो कोल्ड लैब्राडोर करंट जानते हैं, लैब्राडोर करंट जो होते हैं वो ये देखिए यहाँ पे बह रहे हैं। अब यहाँ समझिएगा जो रेड वाले हैं ना, जो रेड वाले बने हुए हैं ये सब वार्म करंट है, जो ब्लू वाले बने हुए हैं वो कोल्ड करंट है। तो देखिए ये लैब्राडोर है, ये देखिए ना, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो ठंडा तो हो गई। तो लैब्राडोर करंट यहाँ पे साउथ ईस्टवर्ड की तरफ ड्रिफ्ट करता है बिटवीन वेस्ट ग्रीनलैंड, देखिए ग्रीनलैंड का ये वेस्ट पार्ट है, ये वाला हिस्सा, तो वेस्ट ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड की तरफ करता है, ताकि यहाँ पे और यहाँ पे एक गर्म गल्फ स्ट्रीम में मिलता है जो कि न्यू फाउंड, ये देखिए गल्फ स्ट्रीम है, यहाँ पे देखिए 2 करंट यहाँ पे मिल रहे हैं, तो देखिए इस जगह पे, ठीक है। और जो साउथ अटलांटिक ओशन है ना, ये भी सेम पैटर्न फॉलो करता है। मतलब यहाँ वाला जो ओशन है साउथ अटलांटिक ओशन भी सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है जैसे कि यहाँ नॉर्थ वाले कर रहे हैं। अब जो डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस ये है कि यहाँ पे वहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज चल रहा है। यहाँ पे मामला देख रहे हैं आप ये देखिए, एक अगर आप ये देखोगे, देखो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मामला चलता है ना। और यहाँ पे क्या होता है, क्या है कि कलेक्शन होता है सीवीड का इन द स्टिल वाटर, जो पानी रुका हुआ है वहां पे सीवीड इकट्ठा हो गई, है ना। और यहाँ पे क्या होता है कि इकट्ठा हो जाती है यहाँ पे इन द मिड ऑफ साउथ एटलांटिक एंड इज नॉट सो डिस्टिंक्ट, कोई डिफरेंट बात यहाँ पे नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है ये भी जो है वो स्प्लिट कर जाते हैं एट केप साउर रोक,
वन ब्रांच टर्न्स साउथ एट द वार्म ब्राजीलियन करंट। एक ब्रांच देखिए यहाँ पे, ये एक मिनट हम आपको दिखाते हैं। ये जो आपका साउथ इक्वेटोरियल करंट है, ये देखिए यहाँ पे जो इक्वेटोरियल करंट है ना, ये यहाँ से बहता हुआ एक ब्रांच यहाँ पे कटती है, तो एक ब्रांच देखिए नीचे वार्म ब्राजीलियन करंट की तरफ चली गई। ये ब्राजील है तो ये वार्म ब्राजीलियन करंट की तरफ चली गई। इसका जो एकदम गहराई वाला ब्लू वाटर्स है ना, ये जो है इजिली आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो येलो वाटर से। ब्लू वाटर और येलो वाटर आराम से डिफरेंस आप निकाल सकते हो, है ना। और यहाँ पे मड वगैरह उसमें आपको दिखेंगी। तो बेसिकली यहाँ पे इतना आप समझ रहे हो कि यहाँ पे क्या चीज है, कहाँ पे बह रहे हैं। तो जैसे आप वेस्ट कोस्ट पे पहुंचोगे अफ्रीका के, है ना, अब आप अफ्रीका पहुंचे, अफ्रीका के इस वाले वेस्ट कोस्ट में अगर आप पहुंचे, यहाँ पे पहुंचे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे ये बेनिगुला करंट आते हैं। ये सारे करंट देख लीजिएगा कहाँ से कहाँ निकल रहे हैं। बाकी तो मैं एक्सप्लेन करूंगी लेकिन तब भी मैं आपको बता दूं, जैसे वेस्ट कोस्ट आप अफ्रीका में पहुंचे तो करंट डाइवर्ट हो जाते हैं नॉर्थ की तरफ एज कोल्ड करंट। अभी नीचे से आ रहा है ना मामला, नीचे भी ठंडा है, तो नीचे से अगर आएगा तो ये ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ बढ़ेगा कोल्ड करंट के तौर पे, है ना। ये काउंटर पार्ट है कैनरीज करंट का। अब ये लेकर आता है कोल्ड पोरल वाटर्स वेस्ट विंड से, है ना, जो ड्रिफ्ट होता है ट्रॉपिकल लैटिट्यूड की तरफ। ठीक है, अब ये यहाँ पे बहते बहते ये आपके इक्वेटर के पास पहुंचे, फिर आपका डायरेक्शन इन्होंने साउथ वाउथ इक्वेटोरियल करंट को यहाँ पे देखिए ज्वाइन करा। ये इक्वेटोरियल करंट आप देख रहे हो साउथ वाले, है ना, इनको यहाँ पे ज्वाइन करा। एक मिनट ये रिमूव कर दूं। तो अब ये देखिए यहाँ पे ये बेंजुला बहते बहते आए, ये साउथ इक्वेटोरियल को इन्होंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। और ये जो कंप्लीट सर्कुलेशन और इससे होता चला गया ना, देख रहे हैं यहाँ पे ये फिर साउथ नीचे आया, फिर ये इससे लिया, फिर ये होते साउथ अटलांटिक, फिर ये तो सर्कुलेशन यहाँ पे चलने लग गया। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं। तो ये हमने पैसिफिक की बात करी। एक सेकेंड, हम यहाँ पे थोड़ा सर्कुलेशन ऑफ पैसिफिक ओशन की भी बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। तो अब इसमें क्या है, जो पैटर्न है सर्कुलेशन का पैसिफिक ओशन में, ये भी अटलांटिक की तरह है ना, अटलांटिक की तरह गई। कुछ इसमें चेंजेस हैं और यही है क्योंकि ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा साइज है, इसका ओपन नेचर है, तो इसमें आपको कुछ चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है जो फ्लो करते हैं वेस्ट की तरफ, इसमें आपका इक्वेटोरियल काउंटर करंट आ गए जो आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन से चल रहे होते हैं, है ना। ये देखिए ना इक्वेटोरियल काउंटर करंट, ये देखिए यहाँ पे आपको इमेज दिखेगी, ये देखिए ठीक है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन से चल रहे हैं, है ना। अब इनका कोई वही नहीं है ना, जमीर बस चले चले जा रहे हैं कहीं पे भी, है ना। ये आपका पहुंचते हैं आपका पैसिफिक के पास, ये जाएंगे, फिर नॉर्थ वेस्ट ट्रेड विंड जो है वो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट को बहा के लेके जाती हैं फिलीपींस में, फॉर्मोसा में, ईस्ट चाइना में। यहाँ पे आ जाइए अब आप, ये हम थोड़ा इधर की तरफ आ जाएंगे, है ना, ये चाइना साइड आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ तक चीजें आना शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पे कुछ जापान करंट चलता है ना। यहाँ पे एक मैं बताऊँ तो कोल्ड जो बेरिंग करंट है, या आप कह दो अलास्कियन करंट जो है ना, ये यहाँ पे क्या करते क्या है कि ये आपका रेंगते रेंगते साउथ की तरफ आते हैं एक नैरो बेरिंग स्ट्रेट से। आप बेरिंग स्ट्रेट तो जानते हो ना कहाँ है ना, यहाँ पे। तो अगर हम बेरिंग स्ट्रेट से यहाँ पे ये बहते हुए आते हैं और उसके बाद बह के ये सीधा सीधा आपका ज्वाइन होते हैं ऑक्सहॉस्ट करंट से, है ना। इन्हें क्या बोलते क्या है, ऑक्सहॉस्टक। हम तो ऑक्सहॉस्टक ही बोलते हैं भैया, कोई प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो तो सो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, नीचे आते हैं ऑक्सहॉस्टक करंट्स यहाँ पे मिलते हैं और ये मीट करते हैं वार्म जापान करंट से एज ओयाशियो। ये देखिए अब यहाँ पे ये आपको ओयाशियो मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ओयाशियो। तो इस तरह से कुछ चीजें चल रही होती हैं यहाँ पे भी। उसके बाद आपका कैलिफोर्नियन करंट चलता रहता है, कोस्ट ऑफ जो वेस्टर्न यूएसए है वहां से कैलिफोर्नियन करंट, ये देखिए यहाँ पे चल रहे हैं, ये देखिए इस तरह से, है ना, ये नीचे आ रहे हैं, है ना। बस यही चीजें हैं, ये जो पैसिफिक ओशन में चला करते हैं, साउथ पैसिफिक में चला करते हैं, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट चला करते हैं। ये देखिए ये यहाँ पे है, ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है। और आपका पेरुवियन करंट है ना, ये देखिए पेरुवियन करंट, ये कोल्ड करंट है, यहाँ पे देखिए ये पेरू के कोस्ट पे चल रहे हैं। तो ये सारा का सारा पैसिफिक वाटर के करंट्स है ना। मैंने बताया अटलांटिक ओशन वाला ये वाला है, तो पैसिफिक ओशन के पैसिफिक वाले में चलेंगे, है ना, सारे करंट जितने पैसिफिक ओशन में चल रहे हैं। डोंट वरी, आई कवर करंट्स की कौन से करंट कहाँ से बहते हैं, कौन सा क्या होता है। अभी फिलहाल हम ये जानेंगे कि बस कौन से इंपॉर्टेंस है, क्या होता है क्या नहीं होता है। अब देखिए इंडियन ओशन का कुछ सर्कुलेशन, अब ये भी इसी में ही हम डिस्कस कर लें, है ना, जब हम सारी चीजें दी हुई है। तो इंडियन ओशन का जो सर्कुलेशन है करंट्स का वो कैसा होता है,
तो करंट जो कि साउथ इंडियन ओशन में चलते हैं एक सर्किट फॉर्म करेंगे। साउथ एशियन वाला जो है ये सर्किट टाइप का एक फॉर्म करता है। और जो इक्वेटोरियल करंट है जो साउथवर्ड की तरफ आ रहे हैं, ये आपका मेडागास्कर, ये देख रहे हैं मेडागास्कर जो आइलैंड है, ये वाला आइलैंड है ना, यहाँ से होके देखिए इक्वेटोरियल करंट, ये देख रहे हैं यहाँ से होके ये ऐसे पास करते हैं। और एक सर्किट जैसा यहाँ पे आपको फॉर्म करेंगे। यहाँ पे अगुलास एक करंट का नाम होता है, अगुलास या फिर मोजाम्बिक करंट है ना, मोजाम्बिक करंट हो गया। ये आपका वेस्ट विंड ड्रिफ्ट से मिल जाते हैं। इसमें एक ईस्टवर्ड जो है फ्लो करने लगते हैं ईस्ट की तरफ, और ये टर्न करते हैं इक्वेटर वर्ड्स को ऐसा वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है ना। तो अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ से होते होते, अभी हम आपको यहाँ पे समझाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ से होते 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 ये आए मोजाम्बिक करंट, आप ये देख सकते हैं नाम है ना, ये होते हुए आए, फिर ऐसे ये ईस्ट की तरफ बढ़े और फिर ये बहते बहते यहाँ पहुंचते पहुंचते फिर ये यहाँ पे आ गए सीधा सीधा उड़ते उड़ते ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ये देखिए ये यहाँ पे है ना, ये देखिए वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट आप देख सकते हो यहाँ पे। एक बार मैं और एक्सप्लेन कर दूं आपको, थोड़ा इजी रहेगा। ये देखिए यहाँ से ये हमारे क्या बहना शुरू होते हैं, ये साउथ इक्वेटोरियल, ये ऐसे बहते मोजाम्बिक आए, फिर धीमे धीमे ये ऐसे बहे 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 और ये देखिए फिर यहाँ पे आ गए ये है ना। तो एक सर्किट टाइप का फॉर्म हो रहा है। ये देखिए वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, थोड़ा सा इमेज से याद रखने में चीजें सही रहती हैं। अब नॉर्थ इंडियन ओशन यहाँ पे कंप्लीट इसका आपको चेंज रिवर्स देखने को मिलेगा डायरेक्शन में, जो कि आपका समर और विंटर के बीच में बह रहे होते हैं, क्योंकि मॉनसून में चेंज मिलता है, मॉनसून एंड विंड में चेंजेस होता है। तो समर में जैसे कि जून से अक्टूबर तक की मैं बात करूं, जब आपका विंड जो है डोमिनेंट होती है साउथ वेस्ट मॉनसून में, तो करंट यहाँ पे ब्लो करते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन से लेके है ना, एज द साउथ वेस्ट मॉनसून ड्रिफ्ट के तौर पे। ये आपका विंटर के टाइम पे चेंज होता है दिसंबर से, जब नॉर्थ ईस्ट चलती है ना। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून ड्रिफ्ट के तौर पे बहने लग जाते हैं। तो करंट जो कि नॉर्थ इंडियन ओशन के हैं, ये आपको ज्यादा कन्विंसिंग दिखेंगे, डोमिनेटिंग इफेक्ट दिखेगा विंड सर्कुलेशन का ओशन करंट्स में। तो हमने यहाँ पे इतनी पूरे करंट्स की बात करी। अगर आपको लेसन अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। आप ज्वाइन बटन प्रेस करके मेरी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। आप देख लो आपको क्या पर्क्स एंजॉय कर सकते हो वहाँ पे। बाकी फेसबुक पे वीडियो मिल जाएगी, ये सिर्फ आयस के नाम से पेज है, लाइक करके देख लीजिएगा। बाकी ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सबकी आईडीज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स तक जाएंगे तो प्यारे दोस्तों प्लीज कमेंट करके भी आइएगा। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। हैव अ वंडरफुल डे है, टेक केयर।